नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें दोस्त। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं, तो एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। और आप सभी के लिए यूपी टेट, सुपर टेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का बाल मनोविज्ञान का जो प्रैक्टिस क्लास चलाई जा रही है वह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। दोस्तों, आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत यूनिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप सभी पढ़ेंगे और राइट ऑप्शंस देने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है दोस्तों। करास आपसे पूछ रहा है कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में कौन सा पद नहीं है। दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कौन सा पद नहीं है जो हर्बर्ट द्वारा दिया गया था, उसमें से कौन सा, जो आपसे पूछ रहा है कौन सा प्रणाली में से कौन सा पद नहीं है। तो कह रहा प्रस्तावना, कह रहा प्रस्तुतिकरण, कह रहा उद्देश्य, कह रहा मूल्यांकन। जी आप सभी के सामने ऑप्शंस दिख रहा होगा, तो आप बताइए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शंस होगा। हर्बर्ट की बात करें, हर्बर्ट के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, स्पेंसर के द्वारा पंचपदी प्रणाली दी गई है। यह आप सभी को पहले से पता है, पदी प्रणाली दी गई है। तो इसमें से जो आप सभी से पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, आपको ढूंढना है कौन सा नहीं है। तो बात करें इनमें से, जो आप बात करते हैं इसमें 5 स्तर होते हैं। कितने हैं? 5 हैं, 2, 3। तो बात करें जो पहला होता है जिसे हम जानते हैं, जो पहला है जिसे हम जानते हैं दोस्तों, वह है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, लास्ट है उसे हम जानते हैं अनुप्रयोग। तो यह जो 5 पदी प्रणाली थी इसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं स्मृति स्तर दिया गया था उनके द्वारा। तो बात करें इनमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, इसे आप नोट कर लेंगे। 5 इसी यही आप सभी के सामने। तो आप इसमें से देखिए कौन सा नहीं मिल रहा है। वह आपका कौन सा नहीं मिल रहा है, वह आपका डी ऑप्शन राइट होगा, मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन बात करें या संज्ञानात्मक पक्ष, जो ब्लूम के द्वारा टेक्सोनॉमी दी गई है उसमें एक संज्ञानात्मक पक्ष है, उसका भाग है मूल्यांकन। तो आपका कौन सा नहीं होगा, वह होगा मूल्यांकन। आपका गलत है, तो नहीं है, तो इसीलिए आपको नहीं ढूंढना है। इसमें से नहीं, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन करा कि आपसे पूछ रहा है शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। करा चार्ट, करा पाठ्य पुस्तक, करा कंप्यूटर, करा दृश्य, श्रव्य और दृश्य सामग्री। देखिए जब बात करें जो शिक्षा प्रक्रिया, टीचिंग मेथड, जो अब टीचिंग कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा बेहतर तरीका है रोचक और सार्थक बनाना है। तो सबसे बेहतर तरीका आपसे पूछ रहा है। बात करें चार्ट क्या है, चार्ट एक तरीके से वह क्या है, दृश्य है। पाठ्य पुस्तक क्या है, दृश्य है। और कंप्यूटर दृश्य और श्रव्य दोनों है। तो आपका या कंप्यूटर पर्टिकुलर हम नहीं खोजेंगे, तो दृश्य श्रव्य सामग्री में बहुत सी सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, वह आती हैं श्रव्य और दृश्य में। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। इससे आप ध्यान देना, आपसे पूछा जाता है जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, तो उसे पूछा जाता है शिक्षण, जो शिक्षण के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का यूज किया जाता है, वह आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे श्रव्य पूछा जाता है, दृश्य पूछा जाता है, दृश्य श्रव्य दोनों पूछा जाता है। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आप सभी सेकंड का डी ऑप्शन राइट भी करें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। कह रहा कि आपसे, कह रहा परिवार एक साधन है। कह रहा कौन सा है, कह रहा कि औपचारिक शिक्षा है, कह रहा अनौपचारिक, कह रहा गैर औपचारिक है, कह रहा दूरस्थ शिक्षा है। जी आपसे पूछ रहा है परिवार किस प्रकार का साधन है। तो बात करें
परिवार की बात करें, जब आप बात करते हैं कि देखिए औपचारिक में कौन आता है, जिसमें टाइम टेबल कोई निश्चित समय ना हो, तो आपका परिवार इसमें आएगा, परिवार आएगा, और आपका पास पड़ोस आएगा, वह शिक्षा जिसमें कोई टाइम का आपको बंधित ना हो। बात करें औपचारिक की, बात करें औपचारिक में कौन आएगा, औपचारिक में जैसे विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, ये सारी चीजें किस में आती हैं, वह आएंगी आपके औपचारिक में, जिसमें एक टाइम टेबल, एक निश्चित टाइम होता है, किसी टाइम के अंतर्गत आपको जाना होगा और आपको शिक्षा मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। तो परिवार किस में आएगा, वह आएगा अनौपचारिक में। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं सीटेट के पेपर में, यूपीटेट के पेपर में। तो लगभग क्वेश्चंस कभी कभी जो सामाजिकरण चैप्टर है, सोशलाइजेशन चैप्टर, वहाँ से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान देना। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर डिसलेक्सिया संबंधित है, बात कर रहा डिसलेक्सिया संबंधित है, कर पठन विकार से, गणितीय विकार से, कर मानसिक विकार से, कर व्यवहारगत विकार से। दोस्तों आपसे पूछ रहा है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बात करें जब विकार की बात करते हैं तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, वह होता है पठन विकार से। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि जानकारी एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस हम सभी को इंक्लूड करके चीज़ों को समझना होता है, जिससे बेहतर करने की कोशिश लगातार जारी रहती है, जिससे आप सीखते चलें। बात करें जब आप बात करते हैं डिसलेक्सिया से क्या होता है, पठन विकार होता है। बात करें डिसग्राफिया से क्या होता है, डिसग्राफिया की बात करें, डिसग्राफिया से लेखन विकार होता है। और जब आप बात करते हैं गणितीय विकार की बात करें, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया से क्या होता है, गणितीय विकार होता है। ये सभी चीजें आप सभी से पूछे जाते हैं। और बात करें जो गतिक संबंधित होता है डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया किससे होता है, गतिक संबंधी बात करता है, गतिक संबंधी, गतिक संबंधित होता है। तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान देना, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए बेहतर है कि लगभग 3-4 हैं जो आप सभी के लिए, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, यही 5-6 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कर्म मानव आवश्यकताओं, कर्म मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया है, थॉर्नडाइक, मैस्लो, गिलफोर्ड, कोफका। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5th नंबर के लिए आप सभी आंसर देंगे, तब तक आप सभी को थोड़ा सा एक चित्र बनाया जाए और समझाया जाए। बात करें सबसे नीचे होगा दैहिक मांग, दैहिक मांग होगा, और आपका होगा सुरक्षा मांग, देखिए यह किसके द्वारा, या देखिए नाभिकीय मांग है, किसका है, नाभिकीय मांग है, जो आप सभी से पूछे जाते हैं। सामाजिक लगाव, यहां पर हो जाएगा सम्मान, और यहां पर होगा स्वार्थीकरण। ये 5 स्टेज में अब्राहम मैस्लो ने अपना सिद्धांत दिया हुआ था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी को स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 था, जो सबसे महत्वपूर्ण था वह स्व यथार्थीकरण होता, सर्वोच्च स्तर होता है। बात करें इसमें से जो 3 है, इसमें से जो 3 है इसे निम्न स्तर बोला जाता है, निम्न स्तर बोला जाता है। और इसमें से जो 2 हैं इसे उच्च स्तर बोला जाता है,
तो यह था नाभिकीय मांग, जिसे हम जानते हैं अवप्रेरणा का पदानुक्रमित सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इसे आप ध्यान देना, अब्राहम मैस्लो। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह होगा मैस्लो, आपका राइट ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें थॉर्नडाइक की, बात करें थॉर्नडाइक के द्वारा क्या दिया गया, RS बॉन्ड की बात की गई। बात करें मैस्लो, आप सभी के सामने है। गिलफोर्ड की बात करें तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। बात करें कोपका कोलर के द्वारा, कोपका और कोलर दो कोलर मिलकर के क्या दिए थे, कोलर, कोपका और कोलर मिलकर दिया था सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह होगा बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिफ्थ का आपका होगा बी ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी आंसर देते चले। बात करें 6वां क्वेश्चन है, करेक्ट गेस्टार्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है, कैसे देखता है। करेक्ट किसी विशेष भाग के आधार पर, करा समग्रता के आधार पर, करा कुछ भागों के आधार पर, करा आवश्यकता के आधार पर। बात करते हैं गेस्टार्टवादी एक संप्रदाय है। क्या है, गेस्टार्टवाद एक संप्रदाय है। संप्रदाय किसका है, मनोविज्ञान का एक पार्ट है। और यह क्या कहता है, यह कहता है कि हम समग्रता को देखते हैं, समग्रता पर ध्यान देते हैं। अगर मान लीजिए एक बच्चा किसी समस्या में पड़ जाता है, कोई व्यक्ति अगर किसी समस्या में पड़ता है तो पूरी समस्या को पहले हम देखते हैं, पूरा समस्या को पहले हम देखते हैं, अवलोकन करते हैं, इसके बाद उस समस्या का निराकरण करते हैं। मतलब पूरा हम अवलोकन करेंगे, इसके बाद उस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब होता है आपका बी ऑप्शन से राइट होगा, बी ऑप्शन से राइट होगा। बात करें गेस्टार्टवाद के जनक की, बात करें जनक की बात करते हैं, किसने खोजा था। तो जनक की बात करते हैं तो मैक्स वर्थीमर। तो यह आपका बहुत महत्वपूर्ण है। कोहलर की बात करें, कोहलर इसके क्या थे, कोहलर इसके क्या समर्थक थे, समर्थक थे। और बात करें कोपका भी समर्थक थे। तो आप सभी इसी स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार और सारी चीज़ों को नोट हुए करते हुए चलेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संप्रदाय हम सभी क्लास में पढ़ेंगे, सीखेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जारी है लगातार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आप सभी सेशन को शेयर करते रहें और क्लास को अच्छे से देखें। 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। करा कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके सीखते हैं। करा देख करके या अनुकरण करके सीखते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा प्रयास एक त्रुटि है, करा सूझ, करा कोहलर सामाजिक अधिगम, करा संबंधवाद। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आप सभी बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। मतलब व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं सीखता है। और बच्चा कैसे सीखता है, देख कर या अनुकरण करके सीखता है। बात करें अल्बर्ट बंडूरा की, बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे, कनाडा के। और इनका प्रयोग किस पर था, प्रयोग किस पर था, बार्बी डॉल, बार्बी डॉल पर और जीवित जोकर पर। जीवित जोकर एक फिल्म थी, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। और कब किया था, और यह कब किया था, 1977 में, 1977 में इसका अध्ययन किया था। इसे आप ध्यान देंगे। और उनका क्या सिद्धांत कहलाता है, उनका सिद्धांत इसे हम लिख देखते हैं। क्या कहलाता है, सामाजिक
अधिगम का सिद्धांत। मतलब बच्चा कैसे सीखता है, उनके द्वारा कहा गया बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है। बच्चा कैसे करेगा, अनुकरण या नकल करेगा। तो आप सभी देख रहे होंगे वही पूछा भी जा रहा है, आपसे पूछा भी जा रहा है, आपसे वही चीजें पूछी जा रही हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, देख करके, अनुकरण करके। अनुबंधन की जब बात करते हैं तो अनुबंधन कहते हैं पावलाव। अनुबंधन क्या कहते हैं, पावलाव की शब्द है, अनुबंधन द्वारा बच्चा सीखता है, या पावलाव ने कहा था। और बात करें जब बच्चा देख कर अनुकरण करके सीखता है, मतलब नकल कर रहा बच्चा। जैसे मान लीजिए आप कभी कभी देखते हैं कोई आपको सामान बनाना होता है, जैसे किसी प्रकार की सब्जी बनानी होती है, तो आप यूट्यूब पर जाते हैं और सर्च करते हैं, और सर्च करके आप उस वीडियो को देखने के बाद वैसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप अनुकरण कर रहे हैं, आप देख करके नकल कर रहे हैं। तो किसके सिद्धांत पे है, वह आप अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत पर है। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। सूज की बात करें, सूज कोहलर ने दिया था। और बात करें प्रयास त्रुटि किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी। और बात करें संबंधवाद किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। तो सभी चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हर क्वेश्चन आप सभी को बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन करके सिखाई जा रही हैं, जिससे आप सभी को इसी में आप सभी को सारी जानकारियां मिलती चले। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे आप सभी कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया। करा क्लार्क हल, बंडूरा, टोलमैन, गुथरी। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अव्यक्त अधिगम जिसे हम जानते हैं चिन्ह अधिगम, देखिए इसे हम बोलते हैं चिन्ह अधिगम भी कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चिन्ह अधिगम भी बोला जाता है। और किसके द्वारा दिया गया, या दिया गया है टोलमैन के द्वारा। और बात करें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जैसे आप देखते हैं कि कहते हैं कि बच्चा किससे सीखता है, चिन्ह के माध्यम से या अव्यक्तता के आधार पर उन बच्चा सीखता है। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने रेलवे स्टेशन पर जब जाते हैं तो आप देखते हैं प्लेटफार्म पर क्या लिखा होता है, प्लेटफार्म नंबर 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है। मतलब क्या है, आप चिन्ह से समझ पा रहे हैं ना। बोलती है वहां पे जब जाते हैं तो बोला जाता है कि गाड़ी नंबर इतना प्लेटफार्म नंबर 1 या 2 पर आ रही है। तो आप किससे सीख रहे हैं, संकेत के माध्यम से सीख रहे हैं, एक तरीके से चिन्ह के माध्यम से। किस नंबर पे आएगी, वह प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी, तो आपका चिन्ह बना हुआ उसी पर आप जाते हैं, उस प्लेटफार्म पर, और चढ़ जाते हैं उस ट्रेन में। तो आप किसके आधार पर सीखते हैं, एक चिन्ह के आधार पर सीखते हैं। वही उनका कहना था कि बच्चा कैसे सीखता है, चिन्ह के आधार पर सीखता है, और दिया था टोलमैन ने। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। क्लार्क हल की बात करें तो इनके द्वारा अपेड़ा का प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत दिया गया। और आप जब बात करते हैं बंडूरा की बात करते हैं, बंडूरा आप सभी को बताया ही गया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए मेरा लिखने का मतलब यह होता है कि बार बार लिखेंगे तो आपको याद होगा, बार बार अगर हम लिखेंगे तो आपको याद होता चला जाएगा। गुथरी की बात करें, गुथरी के द्वारा समीपता का सिद्धांत दिया गया। आप लोग स्क्रीनशॉट दे सकते हैं क्योंकि आपको सारी चीजें समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, बेहतर करने की लगातार जारी है कोशिश। तो आप सभी अच्छे से क्वेश्चंस को लिखते चलें, और व्याख्याएं जहां आपको लगता है कि नोट करने लायक है वहां पर आप नोट भी करते चलें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। करा सृजनात्मकता संबंधित है किससे, करा अभिसारी चिंतन से, करा सोलनी चिंतन से, करा कल्पनात्मक चिंतन से, करा अपसारी चिंतन से। बात करें सृजनात्मकता के जनक कौन होते हैं, जनक की बात करें किसने खोजा था, खोजने की बात करते हैं तो हम जानते हैं दिया था पॉल टोरेंस ने। पॉल टोरेंस के द्वारा दिया गया था और इसे बोला जाता है जनक पॉल टोरेंस की।
और पॉल टॉरेंस के ने बोला कि सृजनात्मकता एक तरीके से किससे संबंधित होगा, अब सारी चिंतन से, मतलब खुले अंत वाला, मतलब एक ओपन द बॉक्स, मतलब आप कई तरीके से एक चीज पर फोकस करके सोच सकते हैं। मतलब कई तरीके से आप किसी वस्तु को सोचना, किसी के बारे में सोचना है तो कई तरीके से अगर सोचते हैं तो आप क्या क्या कहलाता है, वह अपसारी चिंतन कहलाता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन। इसे आप ध्यान देना। पॉल टॉरेंस सृजनात्मकता के जनक कहे जाते हैं। बेहतर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी से पूछे जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा अवपेड़ा अधिगम का आधार है, यह कथन किसका है। करा स्किनर, सोरेंसर, फ्रायड, वुडवर्थ। जी आप बात करते हैं मोटिवेशन चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटिवेशन चैप्टर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मोटिवेशन की बात करें तो यह मोटम शब्द से बना हुआ है, मोटिव शब्द से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि या यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आप सभी की यूपी टेट और सुपर टेट के क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन जो चैप्टर है सुपर टेट का जीवन कौशल का पार्ट है और यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है। तो जहाँ भी होता है, जहाँ पर सीडीपी पूछी जाती है, वहाँ पर मोटिवेशन चैप्टर होता ही होता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा बी ऑप्शन राइट होगा। सोरेंसर का डिफिनीशन है, सोरेंसर ने कहा कि अपेड़ा अधिगम का आधार है, यही आपका राइट ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा किशोरावस्था को, बेहतरीन क्वेश्चन, करा किशोरावस्था को बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की संधि किसने कहा। करा कुल्हन ने, रॉस ने, स्किनर ने, वाटसन ने। बात करते हैं, जब आप बात करते हैं किशोरावस्था की, किशोरावस्था का एज कितना होता है। एज की बात करें, माना गया है जो समानता 12 से 18 वर्ष, और जब आप बात करते हैं बाल्यावस्था की, जब बात करते हैं तो इसे माना गया है 6 से 12 वर्ष, और जब बात करें प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो 18 से ऊपर, इसे हम सभी जानते हैं। तो करा कि बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का एज जो कहलाता है वह किशोरावस्था कहलाता है, या किसने कहा है, तो यह है कुल्हन की परिभाषा है, कुल्हन की परिभाषा। ये आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप सभी से। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यह रॉस की परिभाषा है। शैशवावस्था जो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, आपका रॉस की डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा रॉबर्ट गैगने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतर स्तर माना जाता है। करा संकेत स्तर, करा संप्रति अधिगम, करा समस्या समाधान, करा नियम अधिगम। बात करें रॉबर्ट गैने की, बात करते हैं। रॉबर्ट गैने ने जो सिद्धांत दिया उसको अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, इसे आप ध्यान देंगे, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत कहलाता है। और बात करें कि इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 चरण की बात करते हैं, कितने, 8 स्टेज की बात करते हैं, इसे आप ध्यान देना, 8 स्टेज की बात करते हैं। 8 स्टेज आप सभी के सामने लिख रहे हैं और आप देखेंगे सबसे उच्चतर स्तर क्या होगा। बात करें, सबसे पहले कहलाता है संकेत अधिगम, नोट करते हुए चलेंगे, बहुत आप अभी आपको बताते हैं कहां से क्वेश्चन सुपर 10 में पूछा गया था, यहां से संकेत अधिगम। और दूसरा होता है उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। और जब तीसरी की बात करते हैं, तीसरे को हम जानते हैं श्रृंखला अधिगम। और जब चौथे की बात करते हैं, देखिए आप सभी लोग लिखते हुए चलें, चीज़ों को अच्छे तरीके से लिखते हुए चलें और समझते हुए चलें। अगला है शब्द साचर, शब्द साचर अधिगम। बात करें पांचवा जो है उसे बोलते हैं विभेदन या अंतर करना
विभेदन या अंतर करना आपका बोला जाता है, विभेदन या अंतर करना आप सभी से अधिगम बोला जाता है। आप नोट करते हुए चलेंगे। जो छठवां है उसे हम जानते हैं संप्रत्यय, संप्रत्यय निर्माण अधिगम। और जब आप आठवें सातवें की बात करते हैं, सातवां देख लीजिए, सातवें की बात करते हैं, सातवां है जो नियम अधिगम। आठवें की बात करते हैं तो समस्या समाधान, समस्या समाधान, समाधान अधिगम कहलाता है। तो आप देख रहे हैं 8 चरण है। सबसे निम्नतम स्तर बोला जाता है संकेत और सबसे उच्चतर बोला जाता है, इसे आप नोट कर लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है सुपर टेट में। सुपर टेट में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 बार सुपर टेट हुआ अभी तक। एक बार 68,500 शिक्षक भर्ती हुई है, एक बार 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है। 2 बार अभी तक हुआ है और दोनों बार यहां से पूछे गए हैं। आप सभी से क्रम पूछा जाता है। क्रम एक तरीके से आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले संकेत अधिगम होता है, दूसरे पे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम होता है, तीसरा श्रृंखला होता है, चौथा शब्द साचर्य होता है, पांचवा विभेदन या अंतर करना अधिगम होता है, और जो छठवां होता है जिसे हम जानते हैं संप्रत्यय निर्माण अधिगम, और सातवें की जब बात करते हैं तो वह नियम अधिगम होता है। आठवें की बात करते हैं समस्या समाधान। इसे आप ध्यान देना। 8 चरण है, आठों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार जब सुपर टेन में पूछा गया था वह छठवां, सातवां, आठवें को क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था कि पहले छठवां आएगा, तब सातवां आएगा, फिर आठवां। क्रम से आपको याद होना चाहिए। पूछा जाता है जूनियर लेवल में, बहुत बार, कई बार पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी बात करते हैं करा श्रृंखला अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? करा स्किनर ने, वुडवर्थ ने, वाटसन ने, पियाजे ने। जब आप बात करते हैं श्रृंखला अधिगम की तो श्रृंखला अधिगम दिया गया है स्किनर के द्वारा। जब उसमें रॉबर्ट गर्ने ने जो ऊपर के 3 है, संकेत, संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, संकेत पावलोव के द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक के द्वारा, और श्रृंखला जो तीसरा था वह लिया गया है स्किनर के द्वारा। उसमें 3 जो लिए गए हैं रॉबर्ट गर्ने ने लिया है, वह एक लिया है पावलोव पहला, दूसरा लिया है थॉर्नडाइक के द्वारा, तीसरा श्रृंखला लिया है जो स्किनर के द्वारा लिया है। उसे आप ध्यान देना, पूछा भी जाता है। स्किनर की बात करें, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, कई नाम है, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, बात करें वुडवर्थ के द्वारा बात करते हैं तो वुडवर्थ के द्वारा SOR के क्या है जनक बोला जाता है, वुडवर्थ को बोला जाता है। बात करें वाटसन की, बात करें वाटसन व्यवहारवाद के जनक है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, बुक का नाम बात करें, पुस्तक की बात करें तो बिहेवियरिज्म नाम पुस्तक है। क्या है? बिहेवियरिज्म। यह पुस्तक आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटसन की पुस्तक बिहेवियरिज्म, इसी में उन्होंने जो व्यवहारवाद की, उन्होंने 20वीं शताब्दी में क्या बताया, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, उसी पुस्तक में लिखा था। पियाजे की बात करें, पियाजे बोले जाते हैं संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था 4 स्टेज में। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में दिया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन राइट होगा, स्किनर ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 13 नंबर का ए ऑप्शन राइट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए, आप सभी के लिए लगातार क्वेश्चंस, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। कर परिपाक काल का समय होता है, कर परिपाक काल का समय होता है, कर 0 से 6 वर्ष, 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष। जब आप बात करते हैं परिपाक काल की एज होती है या बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था की बात करें तो हम सभी 6 से
12 वर्ष के भीतर बाल्यावस्था को पढ़ते हैं। और बाल विकास की बात करें, बाल विकास में हमें 3 अवस्थाओं पर अध्ययन करना होता है, समानता ज़्यादा करके। वह होता है पहला शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। इसका आप सभी को पहले से एज पता होगा, नहीं पता है तो हम लिख देते हैं, नहीं पता है तो हम लिख भी देते हैं। तो शैशवावस्था का एज बोला जाता है 0 से 6 वर्ष। बाल्यावस्था को आपको लिखा गया 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो पूछ रहा, आप सभी से पूछ रहा परिपाक काल क्या होता है, कह रहा है परिपाक काल क्या होता है। परिपाक काल का एज होता है 6 से, परिपाक काल का एज होता है 9 से 12 वर्ष। इसे आप ध्यान देंगे, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कितना होता है, वह होता है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष की बात करें, देखिए जब बच्चा 9 से 12 साल की एज होता है तो आपने देखा होगा कि बच्चे का विकास कुछ दिन के लिए रुक जाता है। ऐसे बच्चा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगा तो लोग कहते हैं कि बच्चे की लंबाई रुक गई और बच्चा एकाएक फिर बढ़ता है। तो बच्चा कुछ टाइम के लिए परिपक्व होने के लिए, मेच्योरिटी उसमें आ जाए, जिससे थोड़ा सा उसमें परिपक्व हो जाए, इसलिए थोड़ी समय के लिए बच्चे का विकास रुक सा जाता है, जिसे हम जानते हैं परिपाक काल। तो परिपाक काल का एज की बात करें, वह होता है 9 से 12 वर्ष। आप इसे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परिपाक काल पूछा जा सकता है। तो हम 9 से 12 इसे राइट करेंगे, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारी की सारी चीज़ें लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 से 9 की बात करें तो 6 से 9 क्या कहलाता है, संचयी काल कहलाता है। और ये आपको पता है शैशवावस्था कहलाता है, और या तो आपको पता ही है किशोरावस्था कहलाता है। तो सारी चीज़ें आप लिखते चलें। देखिए आप सभी को बार बार लिखने का प्रयास किया जा रहा है, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कई बार सर लिख रहे हैं, तो इससे आपको रिवीजन होगा, सारी चीज़ें आप जानेंगे, सीखेंगे। तो आपका 14 का सी ऑप्शन राइट होगा, जो 9 से 12 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करा बच्चा दूध का बोतल देखकर मुंह चलाता है, ब्रूनर की किस अवस्था से संबंधित है। करा क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, आत्मप्रज्ञा। दोस्त बात करें, जो ब्रूनर ने क्या दिया, ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जब बात करते हैं पियाजे के द्वारा भी दिया गया है यही चीजें, लेकिन पियाजे ने 4 स्टेज में दिया है, ब्रूनर ने कितने, जेरोम ब्रूनर है, जेरोम, इनका पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है, इसे आप ध्यान देना। इनके द्वारा 3 स्टेज में दिया गया है। और 3 स्टेज की बात करें तो आप सभी के सामने तीनों स्टेज है। पहला स्टेज जो है, पहले को बोलते हैं क्रियात्मक, या पहला स्टेज है, और इसे इसका एज होता है, इसका एज होता है 0 से 1 वर्ष, इसे आप ध्यान देना, पहला स्टेज है। दूसरे स्टेज होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, दूसरा स्टेज है। इसका एज जो होता है वह होता है 1 से 7 वर्ष। और यह तीसरा अवस्था है प्रतीकात्मक या संकेतात्मक की बात करते हैं, इसका एज होता है 7 से ऊपर। और बात करें जो आप देख रहे होंगे डी ऑप्शंस देख रहे होंगे, डी ऑप्शन की बात करते हैं तो डी ऑप्शंस पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया उसका दूसरे चरण का एक पार्ट है। दूसरा चरण जो है, दूसरा चरण उसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसका एक पार्ट है, क्या है, उसका एक पार्ट है। बात करें थोड़ा सा हम इसे अब लिख देते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 भागों में बांटा है पियाजे ने। इसका एज बोला जाता है 2 से 7 वर्ष। आप सभी से पूछा जाता है कि ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसका कौन सा चरण और पियाजे के किस चरण से मिलता है, तो आपका पियाजे का दूसरा और ब्रूनर का दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एज सेम है। यह आप सभी से बहुत ही बार पूछा गया है कि किस में सेम होता है, दोनों में कौन सा कॉमन है, तो आप इसे ध्यान देंगे। दूसरी स्टेज की बात
करता है। इसे आप ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिससे आप दूसरे में की बात करते हैं तो पूर्व संकल्पनात्मक काल क्या बोला जाता है, इसमें दो है, पूर्व संकल्पनात्मक काल। काल इसका उन्होंने बताया 2 से 4 वर्ष। और एक होता है जिसे हम जानते हैं आत्मप्रज्ञ, वही आप सभी से दिया गया है, आत्मप्रज्ञ अवस्था या काल। इसका एज होता है 4 से 7 वर्ष। तो आप सभी से जो पूछा जा रहा है आत्मप्रज्ञ, आप सभी समझ में आ गए होंगे। पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा स्टेज, उसमें 2 पार्ट थे, पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था, इसकी शॉर्ट ले लेंगे, और आत्मप्रज्ञ। तो आत्मप्रज्ञ यहाँ पे दिया है, तो आप सभी से यह नहीं मिलेगा। तो कह रहा है कि मुंह चलाना सीखता। अब बात करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं, बच्चा मुंह दूध को का बोतल देकर मुंह चलाता है, इसका मतलब क्या है? बच्चे को जैसे दूध का बोतल दिखा, एक प्रतिबिंब बन रहा है बच्चे के ऊपर, प्रतिबिंब बन रहा है। उस प्रतिबिंब का मतलब है जैसे उसने बोतल दिखा, दूध का बोतल देखा होगा, तुरंत बच्चे का मुंह चलना स्टार्ट हो गया होगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह प्रतिबिंब के आधार पर, इसलिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह बी ऑप्शन होगा। इससे आप ध्यान देंगे, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। एज आप सभी के सामने लिखा गया, सारी चीजें आपको जानकारी लिखी गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 का आपका राइट ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्त, आप सभी के सामने यह 15 क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे गए थे। तो आप सभी के देखिए, आप सभी के लिए देखिए विथ आंसर है, आंसर भी आप सभी के सामने लिखा गया है, हर क्वेश्चन का आंसर लिखा गया, इसे आप ध्यान देंगे। देखिए पहला 15वां, देखिए हर क्वेश्चन का आंसर भी लिखा गया है। तो अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप सभी कहाँ पर जाएंगे? आप सभी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आप सभी के पास होगा ही। टेलीग्राम पर जाएंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, वहाँ पर सर्च करेंगे और आपको चैनल का लोगो दिखेगा, और वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन हो जाएंगे फिर इसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ डाल दिया जाता है, इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें और निरंतर मेहनत करते रहें और लगातार मेहनत कीजिए। देखिए, मेरा उद्देश्य नहीं है कि आप सभी को भी सिर्फ आंसर बताते चले जाएं, आंसर बताने से कुछ नहीं होगा। आंसर तो आप कहीं ना आप बुक्स पुस्तक से पा जाएंगे, या कोई टीचर कोई पढ़ा देगा, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए आप सभी को बोला जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर लें। आप सभी के लिए लगातार बहुत ही मेहनत किया जाता है, चीज़ों को समझाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो आप सभी निरंतर मेहनत करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लगातार आप सभी आंसर दिया करें। क्लास जब आप सभी से क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है तो आप आंसर जरूर दें, जानकारी दें होगा तो आप अपना अवलोकन करेंगे, स्व अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, आकलन करें कि क्या मेरा कितना सही हो रहा है, कैसे मैं समझ पा रहा हूँ, और सारी चीज़ों को नोट करें, विथ नोट करते हुए चलेंगे। क्योंकि यूपी टेट है, कोई सीटेट का पेपर नहीं कि आपको समझना है। यहाँ पर थोड़ा रट्टा का काम ज़्यादा होता है और रटने का प्रयास किया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो रट्टा मारने की कोशिश होती है, और समझाने का जहाँ प्रयास होता है वहाँ पे आपको समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप लगातार मेहनत करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।